हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्वलीनता के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल अगली वीडियो में बता ही रखा था कि पहले हमने प्रमस्थिकी पश्चाघात पर चर्चा की थी, आज हम स्वलीनता पर चर्चा करेंगे। तो स्वलीनता स्वलीनता शब्द कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रयोग किस तरीके से किया गया और यह कब आया। तो स्वलीनता शब्द को हम प्रमुख 3 रूपों में पहचान सकते हैं। पहला स्वपरायणता, दूसरा स्वलीनता, तीसरा स्वालीनता। इसको हम 3 नामों से पहचान सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, ऑटिज्म। क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। तो ऑटिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या है, जैसे कि स्वयं, यानी ऑटिज्म को हम हिंदी में स्व कहते हैं। स्व का मतलब होता है अपने आप में ही खोए रहना। क्या होता है, अपने आप में ही खोए रहना, यानी कि सेल्फ। जैसे कि बच्चा अपने आप में ही कोई क्रियाकलाप करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, वो अपने आप में खोए रहता है, खेलता रहेगा या कुछ करता रहेगा या एक ही क्रिया को बार बार दोहराता रहेगा, इस प्रकार से वह क्रिया करता रहता है। तो बच्चों, इसी प्रकार हम स्वलीनता के पर चर्चा करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें पहला नंबर आता है परिभाषा का, क्योंकि परिभाषाओं से हमें यह ज्ञान होता है कि स्वलीनता वास्तव में है क्या। तो स्वलीनता को ADHD ने परिभाषित किया है, जो कि 1990 के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है। अटेंशन डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर 1990 के अनुसार। स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है जो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से यह 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रभावित करती है और यह सामान्यतः 3 वर्ष के बच्चे में दिखलाई देती है। तो इस प्रकार हम स्वलीनता को परिभाषित कर सकते हैं। स्वलीनता शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण के द्वारा, जैसे कि बच्चे बोलने में बोलता नहीं है या कुछ नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, बोलता नहीं है, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, उसके साथ अपने अर्थों को समझा नहीं सकता है, दूसरों को समझ नहीं सकता है, वो अपने आप में खोए रहता है। इस परिभाषा के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्वलीनता का विस्तृत रूप क्या है। जैसे स्वलीनता शब्द ऑटिज्म से मिलकर बना है। इसमें AUTISESUM ऑटिज्म, क्या है, AUTISM ऑटिज्म। तो ऑटिज्म का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है जैसे कि A से A फॉर एलॉन, T AU ऑटिज्म, U फॉर अनयूजुअली प्ले, T फॉर ट्विगली ऑब्जेक्ट, S फॉर स्ट्रेंथ मूवमेंट, M फॉर मोस्ट होम एंड लर्निंग। इस प्रकार से हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वलीनता के लक्षण देखते हैं। स्वलीनता के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। ये बच्चे अपने माता पिता की बातों को अनसुनी करते हैं या इनमें भाषाई दोष पाया जाता है, या किसी से ना तो बात करते हैं, ना ही अपनी भावना को या इच्छाओं को प्रकट करते हैं, या ना तो किसी से हाथ मिलाते हैं, ना ही किसी के साथ खेलना या कूदना करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, गुस्से में उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। ये बच्चे अपने आप में लीन रहते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति नशा करने के बाद जैसे लीन हो जाता है ना, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, उसी तरीके से यह लीन रहते हैं। अगर इनका नाम पुकारने पर या कोई जवाब नहीं देते हैं। ये बच्चे दिशा निर्देशों का अनुसरण नहीं करते हैं। ये बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं या एक ही क्रिया को दोहराते रहते हैं बार बार। जैसे कि कोई इनको एक खिलौना पकड़ा दो तो उसको बार बार दीवार में मारते रहेंगे, और ये ऐसी क्रिया करते हैं जिससे यह अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो स्वलीनता के लक्षणों को हम वर्गीकृत करते हैं। स्वलीनता के लक्षणों को वर्गीकरण करने के बाद स्वलीनता के क्या आते हैं, टाइप्स। क्या आते हैं, टाइप। स्वलीनता को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो स्वलीनता को प्रमुख रूप से 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें पहला है एस्पर्जर डिसऑर्डर, दूसरा है रेस्ट डिसऑर्डर, तीसरा है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, चौथा है चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर और पांचवा है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। जो पहला जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है वह है कि जैसे कि वह ऐसा बच्चा जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, वह सामाजिक संप्रेषण में उसको काफी परेशानी होती है। यह एक नाड़ी तंत्री विकार के अंतर्गत आता है, जहाँ तो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करता है, लेकिन उसमें सामाजिक संप्रेषण या मनोरंजन कौशलों की बहुत कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे एस्पर्जर डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा रेट सिंड्रोम। वो रेट सिंड्रोम या डिसऑर्डर, क्या, रेट सिंड्रोम या रेट्स डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों का जन्म से 5 महीने तक सामान्य बच्चों की तरह विकास नहीं हो पाता है।
और यह 5 से 48 महीने तक अपने गर्दन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तीसरा आता है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी कि प्रचलित विकासात्मक विकृति। ऐसे बच्चे जिनकी जांच करना बहुत ही कठिन होता है, ऐसे बच्चे मतलब जिनकी हम जांच नहीं कर सकते हैं, सामान्य बच्चों की तरह दिखलाई पड़ते हैं और इनमें बिल्कुल स्वलीन बच्चों के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और ऐसे बच्चे ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, जिसे हम स्वलीन विकृति कह सकते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इनका प्रमुख रूप से वर्णन यानी जब पता चलता है जब यह विकासात्मक अवस्था में दिखलाई पड़ते हैं। उसके बाद लास्ट आता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के अंतर्गत ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन इनको पहचान पाना बहुत ही कठिन होता है। इसके बाद स्वलीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक सेवाएं कैसी होनी चाहिए, इनको विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चों के साथ अभिभावक जो होते हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है या उनको विशेष स्कूलों में भर्ती कराया जाता है, जिसके कारण से उनका थोड़ा बहुत विकास किया जा सके। ऐसे बच्चों को संप्रेषण कौशलों का विकास करना होता है, क्योंकि यह किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं और यह अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। इन्हें कुछ चाहिए तो इशारा कर दें, जैसे ही इनको प्रशिक्षण दिया जाता है जो विशेष विद्यालयों के माध्यम से दिया जाता है और अभिभावकों को भी इनके प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिभावक जैसे कि यह कोई भी कार्य को सुनते नहीं है, तो इनकी अनकही बातों को जैसे जो कार्य कर रहे हैं उनको करते रहना चाहिए, ऐसे छोड़ देना चाहिए। इनको इसी तरीके से थोड़ा बहुत इनमें सुधार लाया जा सकता है और इसी प्रकार से इनका प्रबंधन किया जा सकता है। इस प्रकार मैं अपने चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।